वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 के फर्दर 2 टॉपिक स्टडी करेंगे एंड दीज आर 4.5 एंड 4.6। 4.5 टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉर्क का सेकंड नेम क्या था? मोमेंट्स ऑफ फोर्स हमने पढ़ा था, तो जो है वो इसको प्रिंसिपल मोमेंट्स भी कहेंगे और प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क भी जो है इसको कह सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक कोई बॉडी तब बैलेंस होती है जब उसमें जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इतनी उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में ये कह देंगे कि बॉडी में जो टोटल टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कि जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ इतनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हो, तो यूं बॉडी जो है वो बैलेंस रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब यहाँ नाम से पता चल गया कि टॉर्क जो है 2 टाइप्स के होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। एक तो टॉर्क जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसको समझने के लिए हम स्पैनर की एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही हम स्पैनर की मदद से नट को टाइट करेंगे तो हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे होते हैं, तो यूं उसमें क्या होगा कि टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम नट को जो है वो लूज़ करते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब क्लॉकवाइज नाम से जाहिर है कि जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव करती है तो उसको हम कह देते हैं कि वो क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी के मुखालिफ सिमत में होगा कि ठीक है। उसके अब मज़ीद उसको समझने के लिए इस प्रिंसिपल को हम एक रॉड ले लेते हैं, उस रॉड को किसी वेज या किसी लकड़ी की टुकड़ी की मदद से बैलेंस करते हैं, ठीक है, कि हम उसके एक मिड पॉइंट पे उस वेज को रख देंगे। यू रॉड क्या है कि बैलेंस कंडीशन पे आ जाएगा। अब अगर हम यूँ करें कि रॉड के लेफ्ट साइड पे एक मैस रख दें तो रॉड अब अनस्टेबल होगा कि वो अब मूव करेगा, वो रोटेट करेगा। और दूसरी साइड पे हमने एक स्मॉलर मैस रख दिया है, ठीक है, और एक लेफ्ट साइड पे लाइट मैस लिया है और राइट साइड पे हमने एक हैवियर मैस रख दिया है। तो यूं जो है वो अनस्टेबल कंडीशन में वो आ गए। अब जितना नीचे मूव करेगा राइट साइड से वो रॉड, इतना ही लेफ्ट साइड से वो अपवर्ड मूव करेगा। अगर तो राइट साइड से रॉड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो लेफ्ट साइड पे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यूँ हम कह सकते हैं कि इस रॉड के केस में जितना उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा इतना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और यूँ ये टॉर्क जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर देगा और बैलेंस रहेगी बॉडी। और ये भी एक एग्जांपल है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ मैस, ठीक है। सेंटर ऑफ मैस बॉडी का कोई ऐसा पॉइंट है कि जिस पे अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो बॉडी रोटेशन के बगैर मूव करेगी, ठीक है। तो हम इसको आसान लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि ऐसा पॉइंट हर बॉडी में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है कि जिस पॉइंट पे हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, रोटेट नहीं करेगी। इसको समझने के लिए एक रॉड के साथ हमने दो अनइक्वल मैसेज को अटैच करवा दिया। अब अगर हम यूँ करें कि मैस 1 के करीब फोर्स लगाएं तो इस पे फोर्स लगाने से क्या होगा कि मैस जो है वो रोटेट करेगी, ये बॉडी, ठीक है, बॉडी रोटेट करेगी, कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव करेगी। बिल्कुल इसी तरह M2 पे के करीब कोई पॉइंट लें, उस पे फोर्स लगाएं तो उस केस में भी जो बॉडी है वो कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव करेगी। लेकिन अगर इन दोनों मैसेज के दरमियान में कोई पॉइंट हम ले लें जिसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मैस का, उस पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी
विदाउट रोटेशन मूव करेगी, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तो हम फिर उस पॉइंट को नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी या किसी सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पे हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है, कर्व पाथ के अलावा मूव ना करे, बॉडी रोटेट ना करे, तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एक डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली सेंटर ऑफ मास ही होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पे बॉडी का सारा वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये आप ये सिंपल कह देते हैं कि सेंट्रल पॉइंट है किसी बॉडी का। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक इरेगुलर बॉडी ले ली है और इस बॉडी के हर पॉइंट पे उसके ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करें, अगर इन फोर्सेस का रिजल्टेंट लेना चाहें और सपोज करने के जो इनका रिजल्टेंट निकाला है हमने, तो एक सिंगल फोर्स होगी कि जो बॉडी के वेट के बराबर होगी और डाउनवर्ड फोर्स वो एक्ट कर रही होगी, ठीक है। पिछली तमाम जो फोर्सेस थी हर पॉइंट पे लग रही थी वो पैरेलल थी, तो ये हमने एक रिजल्टेंट से शो करवा देते हैं तमाम फोर्सेस को, तो वो एक सिंगल फोर्स होगी जो को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। तो फिर हम इसको नाम देते हैं इस रिजल्टेंट फोर्स को जिस पॉइंट पे लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट पे लग रही है उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का वो पॉइंट है जिस पे बॉडी का पूरा वेट कंसंट्रेट करता है, बॉडी का पूरा वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमने देखते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे फाइंड करते हैं। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से मुराद ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जिनकी डेफिनेट कोई शेप होती है, ठीक है, यानी कोई रेगुलर शेप होगी, जिस तरह पाइप हो गया या रॉड हो गया, स्क्वायर या रेक्टेंगल है, तो ये शेप्स हैं, इनकी कोई डेफिनेट जो है वो एक शक्ल है, हमें पता है कि हम पहचान सकते हैं, इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको फाइंड करने के लिए पहली जो एग्जांपल है उसमें रॉड लिया हुआ है। तो रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड होगा कि रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि एक्चुअली उसका मिड पॉइंट ये सेंटर ही है, और जो मिड पॉइंट क्या होगा रॉड को कि जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। रॉड का मिड पॉइंट ही रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा और मिड पॉइंट रॉड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। अब इसको समझने के लिए सपोज कर लेते हैं कि रॉड हमने जो लिया, रॉड की लेंथ 10 मीटर है, ठीक है। तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मिड पॉइंट है उस रॉड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी रॉड के राइट साइड पे 5 सेंटीमीटर लाई कर रहे होंगे और रॉड के लेफ्ट साइड पे 5 मीटर राइट साइड पे होंगे और 5 मीटर जो है वो लेफ्ट साइड पे लाई कर रहे होंगे। तो यूं जो है मिड पॉइंट ऑफ रॉड जो है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और इसी मिड पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। नेक्स्ट एग्जांपल है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए दोनों के हमने डायगोनल से, ठीक है, जो कोने हैं कोनों से राइट कॉर्नर से हमने लेफ्ट डाउनवर्ड कॉर्नर की तरफ हमने एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। दो डायगोनल्स ड्रा करने हैं दोनों कोनों से, और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस, ये दोनों डायगोनल्स जो है मिल रही होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो वो पॉइंट होंगे उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कुलर डिस्क के केस में क्या होगा कि उसके सेंटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर शीट में हमने कोई भी ट्रायंगुलर शीट है तो उस केस में हमने मेडियंस ड्रा करने हैं। तो मेडियंस वो लाइन है जो कि ट्रायंगल की साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हमने ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, तो तीनों साइड से हमने एक एक मेडियन ड्रा कर लिया, यानी एक एक लाइन ड्रा कर ली, और जिस पॉइंट
ट्रायंगल के केस में हमने लाइंस ड्रा की थी उसकी साइड से, और जिन पॉइंट्स पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, मिल रही थी, वो पॉइंट जो होगा ट्रायंगुलर शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंट्रल पॉइंट ही होगा, ठीक है। रिंग का सेंटर ही बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड और हॉलो सिलेंडर्स। किसी सिलेंड्रिकल मटेरियल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो उसके एक्सिस का मिडल पॉइंट होगा। एक्सिस वो लाइन जो कि सिलेंडर के सेंटर में से पास करती है, ठीक है। एक्सिस वो लाइन जो कि सिलेंडर के सेंटर में से पास करती है, उसका जो मिड पॉइंट होगा, उसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा, उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है। सिलेंडर के केस में सिलेंडर के एक्सिस का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा।